हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए सीबीएसई तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हमने इसमें समाहित किया है। और ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख ली, ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सीबीएसई ने जो क्वेश्चन रिपीट किए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया है। तो सबसे राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जब मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 840 करोड़ है तो कीमत सूचकांक 120 हो तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डैश होगा। तो यहाँ आप देखिए सीबीएसई 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जी हाँ, सीबीएसई 2020 में इस क्वेश्चन को कंप्लीट पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इसके ए दे रखा है 700 करोड़ रुपए, बी है 900 करोड़ रुपए, सी 800 करोड़ रुपए, डी 500 करोड़ रुपए, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है 700 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका कंप्लीट हमने उत्तर भी नीचे दे रखा है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। इसके सीबीएसई 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय के आकलन के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन निवासी है। ठीक है, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यरत एक भारतीय, भारतवर्ष में भ्रमण करने वाला एक अमेरिकी, भारतवर्ष में अमेरिकी दूतावास में कार्यरत एक भारतीय और भारतवर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन की शाखा। तो इसमें से कौन सा निवासी नहीं है। ठीक है, तो कौन सी निवासी नहीं है, तो तीसरे का उत्तर जो है दोस्तों निवासी नहीं हुआ है, भारतवर्ष में भ्रमण करने वाला एक अमेरिकी ये निवासी नहीं है। ठीक है ना। चौथा, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो वे वस्तु जिनका प्रयोग लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता वस्तुएं। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता वस्तुएं। क्वेश्चन 5 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु उपभोक्ता वस्तु नहीं है। तो कौन सी वस्तु उपभोक्ता वस्तु नहीं है, तो वह एक किसान द्वारा बीज का उपयोग उपभोक्ता वस्तु नहीं है। जी हाँ, एक किसान द्वारा बीज का उपयोग उपभोक्ता वस्तु नहीं है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने दोस्तों, एमसीक्यू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर नीचे दे रखा है, तो उत्तर माला से उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर शामिल कर दिए गए दोस्तों। ठीक है ना। ठीक, टोटल तो ये बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र पहचानिए। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र क्या है। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस में आर्थिक सहायता, है ना, इसका सूत्र है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, तो सभी आंसर के साथ हमने यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें तो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का अंतर होता है। घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का अंतर होता है, तो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का अंतर होता है, इसका उत्तर आएगा आपका विदेशों से शुद्ध कारक आय। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं खालिस्तान। ठीक है, खालिस्तान पूछा गया है कि वाणी एक बेकरी की मालकिन है, वह बाजार से 500 किलोग्राम आटा खरीदती है, इसमें से वह माफ़ कीजिएगा दोस्तों, भी ठीक नहीं इसमें से वह 50 किलोग्राम अपने परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च करती है और शेष 450 किलोग्राम आटा बेकरी में प्रयोग करती है। वाणी का मध्यवर्ती भोग 10 किलोग्राम होगा। इसका मध्यवर्ती भोग कितने किलोग्राम होगा? 10 किलोग्राम। इसका जो सही उत्तर दोस्तों है, आप यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स में देख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 450 किलोग्राम। कितना? 450 किलोग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं डैश बाह्यता का एक उदाहरण है। तो वो बाह्यता कौन सा होगी? तो वो होगी आपकी ऋणात्मक। ठीक है, क्या होगा? ऋणात्मक। तीसरा डैश प्रवाह का उदाहरण है, तो आय क्या है? आय जो है प्रवाह का उदाहरण है। चौथा, मौद्रिक जीडीपी बराबर वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं इनटू डैश वर्ष की कीमतें। तो इसमें क्या है? चालू वर्ष की कीमतें आएंगी। क्या आएंगी? चालू वर्ष की कीमतें। ठीक है, डैश वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो किस वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? तो मध्यवर्ती वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। छठा, इसी प्रकार से मध्यवर्ती वस्तु उपयोग डैश द्वारा किया जाता है।
तो मध्यवर्ती वस्तु जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, उत्पादकों द्वारा। ठीक है, इस तरह से इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना आपको। इसी प्रकार 7वां, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बराबर घरेलू उत्पाद इंटू डैश की कीमत। तो 7वें में क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा आपका आधार वर्ष। क्या आएगा, आधार वर्ष। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा आज से उन डैश वस्तु से है की मांग उत्पादन करने अथवा पुनः बिक्री के लिए की जाती है। तो इसमें आएगा आपका गैर टिकाऊ। क्या आएगा, गैर टिकाऊ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9, डैश आय से आज से उस आय से है जो बिना किसी उत्पादन कार्य या सेवा को उपलब्ध होती है। तो कौन सी आय है, 9 में, तो आपका आएगा दोस्तों हस्तांतरण। क्या आएगा इसमें, हस्तांतरण। ठीक है, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पर कर रखे हैं, तभी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। तो कौन सी वस्तुएं जो है मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, तो होती है अंतिम वस्तुएं। कौन सी होती हैं, अंतिम वस्तुएं। इसी प्रकार से 11वें में क्या आएगा दोस्तों, तो 11वें में आपको उत्तर आएगा इसमें सम्मिलित नहीं। 12वें की अगर हम बात करें तो 12वें में आपका आएगा उत्पादन। ठीक है, 13वें का उत्तर होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, 14वें में अगर हम बात करें तो 14 का अधिक। 15वें में आएगा वृद्धावस्था। ठीक है, सभी आपको नोट कर लेना है। 16वें में आर्थिक कल्याण। ठीक है, इसी प्रकार से 17वें की अगर हम बात करें तो 17वें में आएगा वृद्धि। ठीक है, ठीक, ये सारी चीज़ें। 18वें की बात करें तो 18वें में नहीं है। क्या आएगा, नहीं है। इसी प्रकार 19वें जो है डैश सकल देशी उत्पाद आर्थिक विकास का बेहतर सूचक है, तो वास्तविक। तीसरे से आपका सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिया दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, तो कथन कारण से भी क्वेश्चन आता है, तो सभी आपको कर लेना दोस्तों। ठीक है, सरकार, निगम और बैंक जो अलग अलग आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कि कितना व्यय करना है, ऋण पर कितनी ब्याज दर लगानी है, कितना कर लगाना है आदि, सभी आर्थिक एजेंटों के उदाहरण हैं। कारण, आर्थिक इकाइयों या आर्थिक एजेंटों से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों संस्थानों से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता या उत्पादक हो सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता या उत्पादक हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अभिकथन। ए और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे का जो उत्तर आएगा दोस्तों वो हो आपका खा। दूसरे क्या आएगा, खा आएगा। ठीक है, तीसरे का आएगा आपका घा, और चौथे का बताएं तो का आएगा। इसका आप देख लीजिएगा, सारे सही है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है। सीबीएसई 2000 अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है। जब मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 850 करोड़ रुपए है तो उसका सूचकांक कितना होगा, तो यहाँ पर होगा आपका 500 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर सभी उत्तर के साथ यहाँ पर सीबीएसई 2020 में दोनों में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमने इन सभी क्वेश्चन को शामिल कर लिया दोस्तों जो भी सीबीएसई ने पूछा हुआ है। ठीक, तो आपको करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ना। एक उदाहरण देकर से बताइए कि किस प्रकार स्टॉक प्रवाह से प्रभावित होता है। तो एक व्यक्ति की संपत्ति उस व्यक्ति के आय प्रवाह से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रवाह के उदाहरण बताइए। तो मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। सीबीएसई के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछा गया है, मौद्रिक प्रवाह को परिभाषित कीजिए। तो मौद्रिक प्रवाह से आय से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य मुद्रा के प्रवाह से है। ठीक है ना, तो ये सीबीएसई के प्रतिदर्श जो प्रश्न पत्र सैंपल में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार देख सकते हैं सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोक्ता तो उपभोग वस्तुओं की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं उपभोग वस्तुओं से हमारा आज से उन अंतिम वस्तुओं से जिसका प्रयोग लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है, जैसे परिवार द्वारा उपभोग किया गया दूध। इसी में सीबीएसई 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा दीजिए। तो पूंजीगत वस्तुओं से हमारा आज से उन स्थिर वस्तुओं से है जो अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं और जिनकी मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है। इन पर किया गया व्यय निवेश व्यय कहलाता है, जैसे मशीनें। ठीक है, तो देख सकते हैं सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्वजनिक वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। सार्वजनिक वस्तुएं वे होती हैं जो सामूहिक रूप से उपभोग की जाती हैं। इन वस्तुओं को एक व्यक्ति द्वारा उपभोग करने से दूसरों के लिए उपलब्ध पूर्ति में कमी नहीं आती
और लोगों को उनके उपभोग से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। इस प्रकार मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, अंतिम वस्तुएं क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक समान निवासी से आप क्या समझते हैं, इनको कर लेना। इस बार देख सकते हैं यहाँ पर सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई 2020 में माल सूची स्टॉक को परिभाषित कीजिए, है ना। फिर सीबीएसई 2011 में पूछा गया मूल्यह्रास की परिभाषा दीजिए। मूल्यह्रास क्या होता है उसकी परिभाषा दीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन को हमने शामिल कर दिया जिससे आपको आसानी होगी दोस्तों। तो उसमें कंप्लीट देखना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इस चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं सीबीएसई 2020 में पूछा गया उत्पादन के मूल्य तथा मूल्य वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर पूछा गया था उत्पादकों को दिया गया उत्पादन हस्तांतरण भुगतान की तरह माना जाना चाहिए। दिए गए कथन का उचित कारण सहित समर्थन अथवा खंडन कीजिए, है ना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सीबीएसई 2020 में ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत केवल 2 वस्तुएं शामिल होती हैं जो कि गृहस्थों द्वारा उपभोग की जाती हैं। दिए गए कथन का मान्य कारण द्वारा समर्थन अथवा खंडन कीजिए। पानी को प्रदूषित करने वाली एक तेल रिफाइनरी के प्रबंधन का कहना है कि यह सकल घरेलू उत्पाद में योगदान से कल्याण सुनिश्चित करती है। प्रबंधन के तर्क का जीडीपी के अर्थव्यवस्था के कल्याण सूचक के संदर्भ में समर्थन अथवा खंडन कीजिए। इसी प्रकार से एक गृहिणी द्वारा दी गई घरेलू सेवाएं आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाती हैं। दिए गए कथन का मान्य तर्क द्वारा समर्थन अथवा खंडन कीजिए। ठीक है, ये सभी सीबीएसई 2020 में पूछे गए हैं। इसके अलावा सीबीएसई 2022 में किराया व रॉयल्टी में विभेद कीजिए। किराया एक कारक आय है जो भूस्वामी द्वारा अपनी सेवाओं जैसे भूमि भवन आदि किराए पर देने से अर्जित की जाती है। ठीक है, और रॉयल्टी एक व्यक्ति संस्था द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों और अधोभूमि संपत्ति के अधिकारों को उधार देने से अर्जित आय है। ठीक, सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि विदेशों से प्राप्त साधन आय कब ऋणात्मक मूल्य दर्शाती है। तो विदेश से निवल कारक आय ऋणात्मक मूल्य तब दर्शाती है जब शेष विश्व से अर्जित कारक आय शेष विश्व को भुगतान की गई कारक आय से कम होती है। ठीक है, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में विभेद करने की आवश्यकता क्यों होती है, सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे सीबीएसई नहीं पूछे, तो इससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है जो आपके इको के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने अभी तक इको में कुछ भी नहीं किया है तो ये सीरीज आप देख लें तो गारंटी से आप इको पर 90+ नंबर जरूर लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए बार बार रिपीट क्वेश्चन किया गया सीबीएसई 2022 में। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है स्थायी निवेश और स्टॉक में निवेश में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद पूंजीगत वस्तुएं सकल घरेलू उत्पाद प्रवाह चर संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, सभी क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2020 में। ठीक है, संपत्ति और उद्यमशीलता से आय के 3 घटकों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए, सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी सीबीएसई 2020 में पूछा है। इधर सीबीएसई 2009, 2013, 2020 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर करना आपको। ठीक है, देखो सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया स्टॉक और प्रवाह में अंतर तो पूछा जा सकता है। सीबीएसई 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कारण बताते हुए निम्नलिखित को स्टॉक और प्रवाह में वर्गीकृत कीजिए। सीबीएसई 2009, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है अंतर का आधा मध्यवर्ती उत्पाद और अंतिम उत्पाद क्या होता है। इधर सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई 2012, फिर 2011, सीबीएसई 2009, सीबीएसई 2020 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किस देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम सूचक नहीं है। दिए गए कथन का मान्य कारणों सहित समर्थन अथवा खंडन कीजिए। इस पीडीएफ इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन जो आ रखे हैं सीबीएसई से उसको फिर इसमें समाहित कर दिया है, तो आपको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, इस कारण दीजिए। सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन पूछा है, फिर सीबीएसई 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 14 माफ़ कीजिएगा, सीबीएसई 2014 में, अरे माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी गलत हो जाती है। फिर सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
CBSE 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हुए हैं यहाँ पर। कारण बताते हुए समझाइए कि राष्ट्रीय आय मापने में निम्नलिखित के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, कारण बताते हुए समझाइए कि राष्ट्रीय आय मापने में निम्नलिखित के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। CBSE 2012, CBSE 2012, ठीक है, CBSE 2011। बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित के साथ क्या व्यवहार करेंगे। CBSE 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। CBSE 2010 में पूछा गया है राष्ट्रीय आकलन। तो ये वो क्वेश्चन जो हर साल CBSE ने दिया ही दिया है, तो इसको आपको लेके आगे चलना है, ठीक है। ठीक है, CBSE 2014, क्या निम्नलिखित को भारत के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। CBSE 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2022 में एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य का अनुमान लगाएं, जबकि यह ज्ञात है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद व मूल्य सूचकांक क्रम से 500 करोड़ रुपए 125 अधिक है। ठीक है, CBSE 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, इधर भी CBSE 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये CBSE 2022 एक उपयुक्त उदाहरण का उपयोग करते हुए दोहरी गणना की समस्या पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, इधर भी CBSE 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। CBSE 2022, ठीक है, सारे क्वेश्चन पिछले साल ही पूछे गए दोस्तों, सारे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। CBSE 2022, ठीक। CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। CBSE 2015 लगातार क्वेश्चन आए। CBSE 2016, ठीक है। CBSE 2021, CBSE 2020, CBSE 2016, CBSE 2012, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किए गए, तो इस क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप। ये इस चैप्टर के जितने भी MCQ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, कथन और कारण, सत्य असत्य है, ठीक है, सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित कर दिया दोस्तों। और ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। द पॉलिटिकल मास्टर हमारा चैनल का नाम है। इस वीडियो में जितने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।